बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का क्विज़ जो है क्विज़ नंबर 1 आया हुआ है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें बहुत सारे मैं तकरीबन 100 MCQs आपके लिए लेके आई हूँ ताकि ना सिर्फ आपके क्विज़ की प्रिपरेशन हो बल्कि आप लोगों की मिड टर्म की भी प्रिपरेशन हो जाए। अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, नंबर में मौजूद है, आप लोग वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। एक एक MCQs इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों के 8 से 9 MCQs आप लोगों के जरूर ही जो है ना वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कुछ पहले लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, साथ साथ आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स भी ले रहे हैं हमारे चैनल के। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड भी करें। इस वीडियो को भी आप लोगों ने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे आप लोगों ने शेयर भी करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले MCQs की तरफ। सबसे पहले हमारा MCQs है द एक्सपेक्टेड बिहेवियर अटैच टू अ स्टेटस इज कॉल्ड रोल। यानी कि जो रोल के साथ किसी एक बंदे के स्टेटस के साथ जो एक हम लोग बिहेवियर एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो उसका रोल होता है। तो दैट इज अ ट्रू, ये ट्रू है इसका ऑप्शन। Who among the following views society as a kind of living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सोसाइटी को देखते थे हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रो लेवल एनालिसिस इन सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एक्शंस, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। बिल्कुल, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो माइक्रो लेवल होता है सोशियोलॉजी का, दैट इज करेक्ट। Who have gathered data from your you have gathered data from your survey about citizens attitudes toward COVID-19 by years. What comes next? यानी कि डेटा आप एक दफा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होता है? वो होता है एनालाइजिंग द डेटा यूजिंग डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। यानी कि आप डेटा को फिर एनालाइज करते हैं। उसके बाद आगे है सोशल इंटरेक्शन इज द फोकस ऑफ डैश सोशियोलॉजी। सोशल इंटरेक्शन हम लोग माइक्रो लेवल पे देखते हैं, कन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन हम लोग माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि इंडिविजुअल्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। कन्फ्लिक्ट के थ्रू नई नई चीजें सामने आती हैं, डिफरेंट आइडियाज लोगों के सामने आते हैं, तो सोसाइटी में चेंज भी आता है और डेवलपमेंट भी आती है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हमेशा बात करते हैं लैंग्वेज और डिस्कोर्स के ऊपर कि लैंग्वेज और बात करने के अंदाज, एक दूसरे से मिलना जुलना, वो कैसे शेप करता है आप लोगों के सोशल रिलेशनशिप्स को और सोशल स्ट्रक्चर्स को। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो मेन आइडिया था लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स है। उसके बाद है वर्ड टर्म डिड कॉम्ट previously used to describe the study of society. कॉम्प ने पहले कौन सा लफ्ज यूज किया था सोसाइटी की स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे सोशल फिलोसफी वो लगा हुआ है, वो गलत आंसर है। यहाँ पे सोशल फिजिक्स जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। फेमिनिज्म इज अ थियोरेटिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ जेंडर रोल्स एंड इनइक्वालिटीज। बिल्कुल, फेमिनिज्म जेंडर रोल्स और इनइक्वालिटीज के ऊपर ही बात करता है, जेंडर की बेस पे जितनी भी इनइक्वालिटीज होती हैं, तो ये ट्रू है इसका। Analyzing the complexity of causal relationships is essential in understanding social phenomena. बिल्कुल, यानी कि causal relationship को एनालाइज करना, उनकी complexity को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल फिनोमेना में, तो ये इसका ट्रू है। अच्छा, what does functional analysis stress about society's composition? यानी कि फंक्शनल एनालिसिस जो है वो सोसाइटी की कंपोजिशन के बारे में कैसे बात करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस वाले कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें हमेशा लोगों के दरमियान एक हार्मनी होती है, हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है लोगों के अंदर, ठीक है। कंपटीशन पे बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट वाले कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के बारे में वो कन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है वो बात करते हैं, लेकिन फंक्शनल एनालिसिस हार्मनी के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद एन एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश्ड कॉसालिटी मीन्स दैट। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? जब भी दो फिनोमेना आपस में इकट्ठे हुए होते हैं ना इन पैटर्न वे, टू फिनोमेना अकर टुगेदर इन अ पैटर्न वे, तब हम लोग कहते हैं कि कॉसालिटी जो है ना उसमें हम लोग एसोसिएशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, टू फिनोमेना अकर टुगेदर इन अ पैटर्न वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड? कौन से अप्रोच आप लोग यूज करते हैं नेचुरल और सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए? दैट इज अ साइंटिफिक मेथड। आप साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्प सोशियोलॉजी प्राइमरीली फोकस ऑन, कॉम्प के मुताबिक सोशियोलॉजी किस चीज पे फोकस करती है? ऑब्जर्वेबल एविडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। कॉम्प यही कहते थे कि चीज ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों की फाइंडिंग्स ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बगैर किसी तासुब के होनी चाहिए, और आप लोगों ने वो शवाहिद देने हैं कि जो ऑब्जर्वेबल हो, लोग उसको खुद भी टेस्ट कर सकें। कंपटीशन इज अ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन वेयर पीपल और ग्रुप्स डैश फॉर शेयर्ड गोल्स। कंपटीशन वही होता है ना जहाँ पे लोग एक दूसरे के जो है ना वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे होते, एहतजाज कर रहे होते हैं। कंपटीशन वहीं पे होता है, ठीक है। What do functionalists say we need to look at to understand society? फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि हमें सोसाइटी को समझने के लिए किस चीज को देखना चाहिए? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को देखना चाहिए। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं फंक्शनलिस्ट। अच्छा, सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मेनली कंसर्न क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटीज और हायरार्कीज के साथ जो है ना
उनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो इन सोशियोलॉजी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड हायरार्कीज। उसके बाद दुर्खेम्स आइडिया कास्ट द डेवलपमेंट ऑफ डैश एज अ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव। दुर्खेम का जो आइडिया था, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर बात की थी। दुर्खेम्स के जो आइडिया ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। What is the term used to refer the beneficial consequences of people's action? यानी कि आप कोई भी काम करने से पहले जो आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये मुझे इससे फायदा होगा, वो सारे क्या होते हैं, उसके मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंपटीशन अराइजेज व्हेन देयर आर। कंपटीशन हमेशा तभी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कोई चीज लिमिटेड होती है, तभी कंपटीशन होता है। Symbolic interactionism emphasizes the importance of symbols, language and social interaction in shaping social relations। बिल्कुल ट्रू है, ये सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले सिंबल्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर और इंटरेक्शन के ऊपर ही बात करते हैं। मीजो लेवल एनालिसिस इन सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉल्स है, क्योंकि हमने देखे, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग स्टडी करते हैं, और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमेशा डील करता है मैक्रो लेवल पे, दैट इज नॉट अ मीजो लेवल। मीजो लेवल पे आप सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना पॉपुलेशन वो कहाँ कहाँ है, किधर किधर है, उनकी जो है ना वो इनकम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, ये चीजें आप लोग देखते हैं। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन इज की कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स behavior. This is a correct answer. Amalgamation is a type of social interaction which means amalgamation क्या होती है, जब मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और एक नया कल्चर बना लेते हैं, उसको हम लोग amalgamation कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है the process of blending of different cultures. अच्छा, social problems arise from structural factors and have implications for individuals and society। बिल्कुल ट्रू, social problems हमेशा तभी होती हैं जब सोशल फैक्टर्स की वजह से होती हैं और उनकी जो है ना वो अफेक्ट होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अप्रोच इन सोशियोलॉजी टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस में होता है डिडक्टिव अप्रोच के पहले थ्योरी चाहिए होती है, थ्योरी को आप जो है ना थ्योरी के ऊपर और हाइपोथेसिस के ऊपर आप लोग रिसर्च करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच में आप लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हैं कि आप पहले थ्योरी खुद पहले आप लोग रिसर्च करते हैं, आखिर पे जाके थ्योरी या हाइपोथेसिस बनाते हैं। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ टारगेट पॉपुलेशन फॉर रिसर्च। जब आप इंडिविजुअल्स यानी कि सर्वे में जब आप लोग पॉपुलेशन में से लोगों को पहले आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, कि आप लोगों को एक सैंपल चाहिए होता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरीज suggest that interactions are guided by the dash motive। सोशल एक्सचेंज थ्योरीज यही कहते हैं कि सोशल जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं ना, वो फायदे के लिए होती हैं, प्रॉफिट मोटिव पे होती हैं, कि फायदा होता है तो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनको जहां पे फायदा नजर आ रहा होता है। उसके बाद विच परस्पेक्टिव व्यू सोसाइटी एज अ हार्मोनियस होल विद इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। ये है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो ये कहते हैं कि हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है और मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन रिसर्च। मेन एम साइंटिफिक अप्रोच हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग एक ऐसी एक्सप्लेनेशन बनाएं सोशल फिनोमेना और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो कि बाद में टेस्ट की जा सके उसको, ठीक है। उसके बाद है दुर्खेम यूज द टर्म डैश टू रेफर टू अ सोसाइटीज कलेक्टिवली हेल्ड सेंटिमेंट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स दैट मेंटेन सोशल हार्मनी, दैट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी तस्वर दुर्खेम ने दिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्शंस एंड इंटरेक्शंस। ये फॉल्स है, क्योंकि हमारी नॉर्म्स का, वैल्यूज का और बिलीव्स का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है हमारे एक्शंस के ऊपर और इंटरेक्शंस के ऊपर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। डेवलपमेंट इन नेचुरल साइंसेज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंसेज, दैट इज अ सोशल, यानी कि पहले नेचुरल साइंसेस में डेवलपमेंट हुई थी, फिर उसके बाद सोशल साइंसेस में डेवलपमेंट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट वे टू डिसेमिनेट रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स को अगर आप लोगों ने दोबारा से जो है ना उसको टेस्ट करना है, तो उसका क्या मेथड है कि आप अपनी इनसाइट्स को, अपनी जो आप लोगों के रिजल्ट्स हैं वो आप लोग दूसरों के साथ शेयर करें पब्लिकेशंस के थ्रू और प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ठीक है। तो शेयरिंग इनसाइट्स थ्रू पब्लिकेशंस और प्रेजेंटेशंस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है सिलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल इंश्योर्स दैट एवरीवन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्टडी। बिल्कुल ये ट्रू है। रैंडम सैंपल जब आप लोग करते हैं ना, आप लोगों ने रैंडमली जब सैंपल इकट्ठा करना होता है, आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना होता है कि आप लोगों ने वो लोग इकट्ठे करने हैं ताकि सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में से कोई एक एक किस्म का बंदा आ जाए सामने। उसके बाद कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉल्स।
हम आप लोगों की जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर आप लोगों की कल्चर के, आप लोगों की सकाफत के बहुत ज़्यादा नॉर्म्स के अफेक्ट होते हैं। हर कल्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे इशारे करना वगैरह ये सब कुछ डिफरेंट होते हैं। वाई देर आर काउंटर आर्गूमेंट्स दैट सोशियोलॉजी कैन नॉट साइंस, क्यों लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं हो सकती? क्योंकि एक तो ये है कि सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और जितने भी सोशल फिनोमेनाज होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, और लेकिन हमें क्या है कि साइंस में हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है। तो ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फिनोमेना इज द करेक्ट आंसर है। In case study research, what is the main advantage of using multiple sources of data? यानी कि मुख्तलिफ sources जब डेटा के आप लोग यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है कि इससे ये है कि एक comprehensive perspective जो है ना, एक जामिया एक नजरिया आप लोगों के पास डेवलप हो जाता है। So developing a comprehensive perspective on the case is the correct option. Ethics in research require honesty, but they do not forbid the falsification of results. ये false है क्योंकि जब ethics होती है तो वहां पे results आपके falsify नहीं हो सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि ethics की वजह से falsification फिर भी होती है। So this is a false. उसके बाद cultural diffusion can occur through various means including trade and communication. Yes, this is true. उसके बाद है what did Auguste Comte advocate for in the study of society? Auguste Comte ने कहा था कि society को study करने के लिए आप scientific method को use करें। उन्होंने scientific method के ऊपर उन्होंने बात की थी। And association is establishing causality means that association का क्या मतलब होता है कि टू फिनोमेना अकर टुगेदर इन अ पैटर्न वे, ये रिपीट हो चुका है यहाँ पे। आगे है व्हाट लेवल ऑफ एनालिसिस इज डू सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज यूजुअली फोकस ऑन। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट फोकस करते हैं माइक्रो लेवल पे, लेकिन कन्फ्लिक्ट और जो फंक्शनलिस्ट हैं वो करते हैं मैक्रो लेवल पे। ये दोनों एमसीक्यूज आप में आपके जो आ रहे हैं। अच्छा, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर इंटरचेंजेबल कंसेप्ट्स, ये फॉल्स है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है, सेम नहीं है। सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज बाय एनालाइजिंग सोशल प्रोसेसेस। आप लोगों ने सोशल इश्यूज को अगर अंडरस्टैंड करना है तो सोशियोलॉजी कहती है कि आप लोग सोशल प्रोसेसेस को आप स्टडी करें। What method involves using questionnaires or interviews to gather data from a selected sample of individuals or groups in the research? यानी कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग लोगों के कुछ सैंपल से जो है ना आप लोग इंटरव्यू करके या क्वेश्चंस पूछ के डेटा को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो होता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्पूरियस व्हेन इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये जो है ना इसका आंसर वो है फॉल्स। ये यहाँ पे इसका गलत लगा हुआ है, ये फॉल्स है। स्प्यूरियस का मतलब होता है जो चीज ढकी छुपी होती है। तो दो वेरिएबल के दरमियान जो ढकी छुपी चीज होती है ना, वो स्टैटिस्टिकली अगर सिग्निफिकेंट होगी इसका मतलब है कि वो नॉन स्प्यूरियस चीज है, लेकिन अगर वो यहाँ पे होता है कि स्टैटिस्टिकली अनसिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि वो स्प्यूरियस चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये फॉल्स है, इसका आंसर है। Scientific research in sociology moves beyond common sense and challenge prevailing beliefs about social life. Challenge करता है पहले की beliefs और social life के बारे में जो आपके अकीदे होते हैं। What is the primary purpose of drawing conclusions and making generalizations in research? आप लोग रिसर्च करके आखिर में conclusions क्यों ड्रॉ करते हैं, generalizations क्यों बनाते हैं? ताकि आप अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को समराइज कर सकें, समरी बता सकें कि हाँ मैंने ये फाइंड किया। तो टू समराइज द रिसर्च फाइंडिंग्स इसका करेक्ट आंसर है। Systematic research methods are not necessary to establish causal relationships. फॉल्स है ये। सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड्स नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं कॉजल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। देखिए जब भी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज की बात होती है तो उसका मतलब होता है डिसफंक्शंस है वहां पे। तो जब भी पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे यानी कि बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो वो मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो ये क्या है, डिसफंक्शंस हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अ क्लास लेस सोसाइटी। मार्क्स के मुताबिक कौन सी चीज है जिसकी वजह से क्लास लेस सोसाइटी आ जाएगी, तो वो है प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोलिटेरियट कौन होते हैं, वो होते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन होती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि वो आपस में मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चलाएंगे और जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी हुकूमत को खत्म कर देंगे और इस तरह से हमारी ये क्लास लेस सोसाइटी जो है वो बन जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन। Which of the following type of social interaction creates strong social bond and promotes a sense of belonging? वो है cooperation। cooperation की वजह से social interaction आपका एक bond बन जाता है दूसरों के साथ, belonging की sense होती है आपके अंदर। Structural functionalism suggests that social equilibrium is achieved through cooperation and mutual dependency. Yes, structural functionalism यही कहते हैं कि सोसाइटी में equilibrium तभी आएगा जब सारे सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में cooperate करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, मिल के काम करेंगे। Exchange of ideas, thoughts और emotions between individuals or groups in the social interaction is called communication. Communication के थ्रू ही आप लोग अपने आइडियाज और इमोशंस को आगे शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ।
Which of the following research abroad would be more suitable for a sociologist who wants to explore a previously uninvestigated social phenomena? यानी कि अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट है वो ऐसा सोशल फेनोमेना वो एक्सप्लोर करना चाहता है जो कि पहले कभी किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को ही अपनाएगा। जो चीज़ पहले किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं की होती, बिल्कुल नए सिरे से आपने कुछ नई चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी होती है, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना, तो दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। उसके बाद है विच लेवल ऑफ एनालिसिस इन सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन स्टडिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो इंडिविजुअल्स हम लोग क्योंकि स्टडी करना है तो हम लोग माइक्रो लेवल का एनालिसिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड मेंटल हेल्थ इन सोशियोलॉजी। रिलीजन और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग एग्जामिन करेंगे रिलीजियस एफिलिएशंस का और मेंटल हेल्थ आउटकम्स का आपस में जो को रिलेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हाउ डज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म अप्रोच द स्टडी द कल्चरल नॉर्म्स एंड बिलीव्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को आप लोग पाकिस्तानी सोसाइटी में कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि सिंबल्स का और लैंग्वेज का क्या रोल है कल्चरल नॉर्म्स को री इन्फोर्स करने में। तो लैंग्वेज और सिंबल्स के ऊपर ही क्योंकि बात करती है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो यही चीज़ जो है ना वो हम लोग इसमें पाकिस्तान में भी स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म लीड्स टू, कैपिटलिज्म की वजह से क्या क्या होता है, एक तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है और दूसरी क्या होती है कि प्राइवेट ओनरशिप के जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो प्राइवेटली जो है ना वो ओन कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट पीटर बर्गर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं सोशियोलॉजी एज नॉट अ प्रैक्टिस बट एंड डैश टू अंडरस्टैंड। देखें ये असल में जो सेंटेंस है ना, पीटर बर्गर ने ये कहा था कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ प्रैक्टिस बट एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोगों के हैंड आउट में भी यही चीज है, बट एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में अटेम्प्ट का वर्ड दिया ही नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज और अप्रोच का उन्होंने वर्ड दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिर एक अप्रोच का जो ऑप्शन है वो हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच दैट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ विच एस्पेक्ट इन शेपिंग सोशल रिलेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। पोस्ट मॉडर्निज्म बात करती है लैंग्वेज और डिस्कोर्स के ऊपर, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। पोस्ट मॉडर्निज्म लैंग्वेज और डिस्कोर्स के ऊपर बात करती है। इफ यू वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कैफीन ऑन द अलर्टनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर आपने ये स्टडी करना है कि कैफीन का क्या असर होता है इंसान की अलर्टनेस के ऊपर, तो आप लोग कैसे उसको स्टडी करेंगे, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, उसके ऊपर आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। ठीक है, तो फिर आप लोगों को जो है वो पता चलेगा। आगे है इन सोसाइटीज विद मैकेनिकल सॉलिडारिटी सोशल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड बेस्ड ऑन, यानी कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी जहां भी होती है तो वहां पे सोशल बॉन्ड्स एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स जो है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कॉपरेशन, ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी, ये भी आप लोगों का बहुत रिपीट हो रहा है। व्हेन वन इंडिविजुअल और ग्रुप सप्रेस और एलिमिनेट ऑल अदर इज नोन एज, जब एक कोई भी इंसान या एक ग्रुप जब दूसरे को निकाल रहा हो, सप्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वहां क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और उसके बाद आगे है विच थ्योरेटिकल अप्रोच फोकसेस ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इट्स लीगेसी इन शेपिंग सोशल रिलेशंस एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए जहां पे भी कॉलोनियलिज्म और उसकी लीगेसी की बात होती है तो वो होते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उसके बाद आगे सोशियोलॉजी इज अ डैश साइंस, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। उसके बाद है ऑन व्हाट ग्राउंड पीपल आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी बीइंग अ साइंस, यानी कि लोग क्या कहते हैं कि कब मानेंगे हम कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। लोग ये कहते हैं कि साइंस ये तभी हो सकती है जब ये साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स को यूज करे। ठीक है, तो इट कैन बी अ साइंस इफ इट एडहेयर्स टू साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कल्चर ट्रेड्स फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, किसी एक चीज के जो कल्चर की कुछ चीजें एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अगर स्प्रेड हो जाती हैं तो हम लोग उसको डिफ्यूजन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्प्यूरियस व्हेन इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ये फॉल्स है, वही रिपीट हो गया यहाँ पे। व्हाट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग पब्लिकेशंस एंड सोर्सेज रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक, यानी कि आपने रिसर्च की किसी चीज के बारे में, फिर आप लोग जो रिव्यू करते हैं पहले की पब्लिकेशंस को, वो कौन सा स्टेप होता है, वो होता है रिव्यूइंग द लिटरेचर, जिसमें आप लोग रिव्यू करते हैं मुख्तलिफ पब्लिकेशन को, दैट इज अ रिव्यूइंग द लिटरेचर। उसके बाद एनोनिमिटी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एथिकल कंसिडरेशन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एनोनिमिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एनोनिमिटी का मतलब होता है आपने जिस बंदे से डेटा इकट्ठा किया है उसको आप लोगों ने जो है ना राज में रखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं एनोनिमिटी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एथिकल कंसिडरेशन, ये फॉल्स है, क्योंकि एनोनिमिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट एक इखलाकी चीज होती है, जरूरी होती है। उसके बाद है विच अप्रोचेज इज और आर यूज्ड इन सोशियोलॉजी टू बिल्ड टेस्ट और थ्योरीज। सोशियोलॉजी में हम लोग इंडक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं और डिडक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद है सोशियोलॉजी एम्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू क्वेश्चन कॉमन एजम्पशंस एंड सोशल नॉर्म्स। बिल्कुल, सोशियोलॉजी का मेन मकसद यही है कि जो पहले जो जितने भी सोशल नॉर्म्स और जो एजम्पशंस जो मफरूजे लोगों ने खड़े हुए होते हैं उसको उसके बारे में तनकीदी तौर पे सोचना। ठीक है, तो ये ट्रू है इसका।
उसके बाद ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज इन अ स्ट्रगल टू इंप्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स। इंसान हमेशा अपनी सोशल पोजीशन को ही इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशल पोजीशन है। फेमिनिज्म सीक्स टू एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी बिल्कुल, फेमिनिज्म बात करती है जेंडर की बेस जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि तफरीक और जो जुल्म वगैरह हो रहा होता है सोसाइटी में उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज अ ट्रू। व्हाट लेवल ऑफ एनालिसिस फंक्शनलिस्ट और कन्फ्लिक्ट थ्योरीज हमेशा फोकस करते हैं मैक्रो लेवल पे, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हाउ डिड इमाइल दुर्खेम व्यू सोसाइटी? इमाइल दुर्खेम ने सोसाइटी को देखा है कि ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अ कम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी रेफर्स टू, सोशल लोकेशन का क्या मतलब होता है कि इंसान की जो सोसाइटी में पोजीशन होती है वही उसकी सोशल लोकेशन होती है, ठीक है, देयर पोजीशन इन अ सोसाइटी। एक्सपेरिमेंट्स आर यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग डैश रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। Which of the following type of sampling provides equal chance to everyone of being included in the target population? सैम्पलिंग जो है ना वो एक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू ही ये चांस होता है कि सारे के सारे जितने भी है ना वो एवरीवन जो है ना वो उसमें इंक्लूड हो जाए, दैट इज अ रैंडम जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। सम टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लीड्स टू कंफ्यूजन, नॉन वर्बल की वजह से कंफ्यूजन भी हो सकती है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और जो डोमिनेंट ग्रुप होता है ना उनके कल्चरल पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सो कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द डैश ग्रुप, डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है कोरिलेशन एंड कॉसेशन आर इंटरचेंजेबल टर्म्स व्हेन स्टडीइंग। कोरिलेशन और कॉसेशन इंटरचेंजेबल नहीं है, सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये फॉल्स है यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट डिड कार्ल मार्क्स एम्फेसाइज एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि हमारी हिस्ट्री की मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? वो है इकोनॉमिक इक्वेलिटी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जोर ये देते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो मेन चीज हमारी हिस्ट्री को चला रही है ना वो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है कि इंसान हमेशा इकोनॉमिकली इक्वल होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई गरीब है तो फॉर एग्जांपल अगर कोई अमीर है तो गरीब उस तक बनने की, उस तक पहुंचने की जो है ना वो कोशिश करेगा। तो इकोनॉमिक इक्वेलिटी जो है ना ये एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी हिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज कन्फ्लिक्ट थ्योरी स्ट्रेस अबाउट सोसाइटीज कंपोजिशन? कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं कि हमारी सोसाइटी की कंपोजिशन ऐसी है कि लोगों के दरमियान सिर्फ कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन ही होता रहता है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन के ऊपर बात करती है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। रिसर्च ऑफन स्टार्ट्स डैश विद आ रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। रिसर्च कब स्टार्ट होती है कि जब आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन के बारे में एक थ्योरेटिकल, ठीक है, आपके पास जस्ट इमेजिनेशन के ऊपर तो आप लोग नहीं ना रिसर्च शुरू कर देते, थ्योरेटिकल चीज आपके पास होनी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज मेजर कंसर्न ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्योरी? मेजर कंसर्न, कन्फ्लिक्ट हमेशा बात करती है कंपटीशन के ऊपर, कन्फ्लिक्ट के ऊपर, इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज और पावर डायनामिक्स जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्लेजरिज्म इज कंसिडर्ड अनएथिकल इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। बिल्कुल ये ट्रू है, प्लेजरिज्म जो है वो अनएथिकल होती है, गैर इखलाकी होती है। In the field of sociology, the study of dash is a major contribution of Durkheim. Study of suicide, Durkheim का ये एक बहुत बड़ी contribution है कि उन्होंने suicide को जो है ना वो उन्होंने study किया था। Scientific methods and principles cannot be applied to the study of social phenomena in sociology. साइंटिफिक मेथड्स को आप लोग सोशियोलॉजी में यूज नहीं कर सकते, ये गलत बात है, क्योंकि सोशियोलॉजी में या सोशल फेनोमेना को स्टडी करने के लिए आप साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा, तो इस वजह से ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये थे आप लोगों के सारे एमसीक्यूज, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है, फिर आप लोगों ने अपना क्विज अटेम्प्ट करना है। सारे आप लोगों के एमसीक्यूज इसी वीडियो के अंदर से ही आएंगे, हो सकता है कोई एक आधा इधर उधर से आ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पेड सर्विसेज चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मजीद वीडियोज के लिए और लेक्चर्स के लिए, मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू so much and Allah Hafiz.